हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट फॉर डमीज। सो ये अपना सेकंड सेशन है लर्निंग वीडियो सीरीज़ का। एसेंशियली जो लोग जैसे मैंने पहले कहा, जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में और जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है एग्जैक्टली क्या ट्रेड करना है, कैसे ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, कुछ भी पता नहीं है, उनके लिए हम लोग ये सेशंस ले रहे हैं। अगर आपको अ, पता है ट्रेडिंग कैसे करते हैं, आपको बेसिक नॉलेज है, तो आप ये सेशन स्किप कर सकते हैं। आज हमने एक्चुअली एक लाइव सेशन लिया था जो कुछ टेक्निकल रीज़न से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं ये अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज़ अपने कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ये वीडियो देखना था। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आई होप सबने पहला वीडियो देखा रहेगा बिकॉज पहले वो देखो, पहले वीडियो में काफ़ी ओवरव्यू है, कुछ टेक्निकल टर्म्स है वहाँ पे। ऐसे फीडबैक मिला था कि कुछ टर्म्स लोगों को समझ में नहीं आए, बट हमें पता है कि आप लोग स्टार्टर्स हो, राइट? तो आपको ये सब नहीं समझेगा इमीडिएटली, टर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब आप वो सुनोगे तो आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि ये टर्म पहले कभी सुना है, और फिर आप उस पे मतलब फोकस कर सकते हो कि ये एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, एज ऑफ नाउ ज़रूरत नहीं है आपको कोई चीज़ पता होने की। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं ब्राउज़र पे। ओके, सबसे पहले ये था, हम लोग ने स्टॉक्स तो देखा, आपको स्टॉक्स का कंसेप्ट तो पता चल गया कि स्टॉक मतलब कोई कंपनी में अपना शेयर, राइट? अब उस स्टॉक पे हमें ट्रेड करना है, ट्रेड इन द सेंस बेसिकली बाय करना है या सेल करना है, जो भी करना है हम लोग उसको बाय करेंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब ये भी पता नहीं कि कौन सा स्टॉक बाय करना है, कहाँ पे जाके बाय करना है। ओके, तो उसके लिए हम लोग अभी देखेंगे। सो लेट्स से मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अपने पास दो एक्सचेंजेस है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, पहला है एनएससी, दूसरा है बीएससी, राइट? तो मैं गूगल में जाके एनएससी सर्च करता हूँ। ठीक है, ये गूगल है, क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन किया है, गूगल में जाके एनएससी सर्च किया। आप देखोगे पहली वेबसाइट जो है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी ये वेबसाइट बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रही है, ज़रूरी नहीं है हमें सब पता होनी चाहिए अभी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 क्या है? इंडेक्स है। मैंने पहले सेशन में बताया था निफ्टी 50 ये एनएससी का इंडेक्स है, राइट? और उस एनएससी का जो ग्राफ है, सॉरी, ओके, ये यहाँ पे हमें उसका ग्राफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखोगे, ये वैल्यू है 114 माइनस 114। इसका मतलब कल मार्केट गिरा था और निफ्टी जो गिरा है वो 0.59% है। ठीक है, या फिर 114 पॉइंट्स गिरा है। ठीक है, इतना तो समझ में आया कि मार्केट कल गिर चुका है। अब इससे भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है नए लोगों को। ठीक है, हम लोग स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहते हैं। ये मार्केट गिरा ऊपर गया, उससे तो अभी कुछ हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं वेबसाइट स्क्रॉल करके। अगर आप यहाँ पे देखोगे गेनर्स लूजर्स और मोस्ट एक्टिव ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट गेनर्स लूजर्स सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एच सी एल टेक, पावर ग्रिड, ऐसे कुछ नाम दिख रहे हैं। ये सारे स्टॉक्स हैं अलग अलग कंपनीज के। दूसरा, अगर आप नीचे देखोगे लूजर्स है, ग्रीन है मतलब गेनर्स। गेनर्स मतलब क्या? ये स्टॉक्स कल के दिन बढ़ मतलब इनकी प्राइस बढ़ चुकी है। कितनी बड़ी है ये यहाँ पे दिख रहा है। जैसे एच सी एल टेक है, इसकी प्राइस 2.93% बढ़ी है, और उसका एल टी पी मतलब लास्ट ट्रेड प्राइस, मतलब अब तो मार्केट बंद हो चुका है, आज सैटरडे है, कल फ्राइडे था। तो कल जो क्लोजिंग हुई है, मतलब जब मार्केट बंद हुआ, तब ये स्टॉक इतने प्राइस पे बंद हो चुका है। ठीक है, दिन भर उसकी कुछ प्राइस हुई रहेंगी, ऐसा नहीं है कि दिन भर इसी वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था। दिन भर कुछ अलग अलग प्राइसेस पे ये ट्रेड होता है। एंड ऑफ द डे जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, ये है पावर ग्रिड। एक दूसरी कंपनी है टाइटन, तो काफ़ी लोगों को पता है। देन टाटा स्टील। ये सारे स्टॉक्स जो थे जो पॉजिटिव थे कल। ठीक है, नीचे लिस्ट है नेगेटिव स्टॉक्स की, मतलब नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। उसमें है इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ, यूपीएल, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट। तो अब क्या मतलब, ये स्टॉक्स कुछ तो नाम दिख रहे हैं, कुछ कंपनी से, अब इसमें से मुझे कौन सा ट्रेड करना है, मुझे क्या करना है पता नहीं। और ऐसे हो सकता है कि किसी को एच सी एल टेक क्या है वही पता नहीं है, किसी को पावर ग्रिड पता नहीं है। नॉट नेसेसरी सब लोग पढ़े लिखे हैं। अपने पास ऐसे ऑडियंस है जो, जैसे मैंने पहले भी बोला था, हाउस वाइफ्स है, स्टूडेंट्स है, ऐसे कुछ लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो सीखना चाहते हैं, जो कि रेगुलर वर्कर्स है, मतलब दे आर नॉट अवेयर कि दुनिया में क्या चल रहा है, बट अपना काम है उनको सिखाना कि आप
ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, ऑफ कोर्स गाइडेंस अच्छा होना रहेगा, थोड़ी हैंड होल्डिंग लगेगी यहाँ पे सबको, जो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ओके, लेकिन ये देख के इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी दूसरी एक्सचेंज है बीएससी, राइट। तो अब मैं वापस, मैंने एक नया टैब ओपन किया, मैं गूगल सर्च में जाके देख रहा हूँ बीएससी। अब बीएससी में क्या होगा, ये तो सवाल है। मतलब अगर मैंने बीएससी की वेबसाइट ओपन करी, आप देख सकते हो यहाँ पे बीएससी भी कुछ चार्ट दिखा रहा है। तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है ये चार्ट से। ये चार्ट एसेंशियली ये दिखा रहा है कि सेंसेक्स कैसे मूव हुआ, मतलब इंडेक्स कैसे मूव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ दिखा रहा है, इंडेक्स फ्यूचर, ये सब छोड़ दो आप, इसमें कहीं पे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी एक ओके, इसके खुद के गेनर्स एंड लूजर्स, आप यहाँ पे देखोगे गेनर्स, तो बीएससी के इंडेक्स पे जो गेनर्स थे, आईओबी, कल्याण ज्वेलर्स, ओके, पीटीसीआईएल, जीएमएम, किर्लोस्कर इंजीनियरिंग। लूजर्स में आप देखोगे तो ये सारे स्टॉक्स थे। तो इसका मतलब अगर मैं एनएससी पे जाता हूँ, एक सेकेंड, एचसीएल टेक, एचसीएल टेक टॉप गेनर्स में यहाँ पे पहला स्टॉक है, तो बीएससी पे क्यों नहीं दिखा रहा है? बीएससी पे क्यों नहीं दिखा रहा है? बिकॉज बीएससी में ये स्टॉक लिस्टेड तो है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो लिस्ट है ये टॉप गेनर्स की है, टॉप 5 गेनर्स यहाँ पे। ओके, आप इसके परसेंटेज देखो, 13%, 11%, 10%, ऐसे करते करते ये 8 तक लिस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एच सी एल टेक इज़ ओनली 2.93, मतलब बीएससी के लिस्ट में वो स्टॉक है बट कहीं नीचे है, ठीक है। बीएससी पे और भी स्टॉक्स लिस्टेड है जो एनएससी के इंडेक्स में नहीं है, मतलब ये स्टॉक्स बीएससी के इंडेक्स में है, ओके, लेकिन एनएससी के इंडेक्स में नहीं है, ठीक है। जाने दो, ये सब छोड़ दो आप। एसेंशियली आपको इतना समझना था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज की एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन से स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, उनकी करंट प्राइस क्या है, ठीक है। ये अपना बेसिक कंसेप्ट है। अब अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या एनएससी के साइट पे जाऊँ, बीएससी के साइट पे जाऊँ, क्या करूँ? नहीं, हम लोग कुछ और करेंगे, ठीक है। तो एक है, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, मनी डॉट रेडिफ, ठीक है। एक ये वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट्स है ये सारी, कुछ अपना कुछ प्रॉपरेटरी नहीं है, सारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सब लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, मनी डॉट रेडिफ। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे इजीली व्यू दिख रहा है। ये देखो, ये पहला है बीएससी, ठीक है। जब मैं बीएससी पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देखो गेनर्स की लिस्ट दिखाई दे रही है। इंडियन ओवरसीज जो हमने वहाँ पे देखा 13%, कल्याण ज्वेलर्स 11%, राइट, ये दिख रही है। इसमें लूजर्स भी दिखाई देंगे। अगर मैं एनएससी पे क्लिक करता हूँ तो ये चार्ट एनएससी का आ जाता है, और गेनर्स एनएससी के दिखा रहे हैं, एच सी एल टेक, पावर ग्रिड, समझ रहे हैं आपको। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन टू डिफरेंट वेबसाइट्स, मतलब ये दो वेबसाइट्स पे जाने के बजाय मैं इस एक वेबसाइट पे आके ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ, एनएससी पे क्या हो रहा है, बीएससी पे क्या हो रहा है। और यहाँ पे ग्राफ भी दिखाई दे रहा है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कल स्टॉक मार्केट बियरिश था, यानी नेगेटिव जा रहा था, गिर रहा था, ठीक है। नंबर्स तो ऑफकोर्स दिखाई दे रहे हैं। अब ठीक है, इतना तो समझ में आया, लेकिन अभी ट्रेड क्या करूँ भाई? मेन तो सवाल वो है ना, ट्रेड करना क्या है, ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता क्या ट्रेड करना है, ऐसे एज्यूम करो आप। तो जो यहाँ पे सबसे बड़ा, मतलब जो स्टॉक है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है कल, बड़ा है इन द सेंस प्राइस बड़ी है, उसको पकड़ लेते हैं अपन, ठीक है, एच सी एल टेक। अब ये एच सी एल टेक जो है, मुझे पता नहीं ये कौन सी कंपनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिख रही है, पहले हम लोग ये इंफॉर्मेशन ग्रास्प करते हैं, समझ लेते हैं ये क्या है, ठीक है। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1171.45, ये नंबर है जहाँ पे ये स्टॉक कल क्लोज हुआ है फ्राइडे को, ठीक है। इसकी प्राइस कितनी बढ़ी, परसेंटेज में अगर हम लोग देखेंगे तो 3.28% प्राइस बढ़ चुकी है। बढ़ चुकी है मतलब कंपेयर किसके साथ किया है? ये कंपेयर किया है थर्सडे की क्लोजिंग प्राइस के साथ। ओके, तो थर्सडे की क्लोजिंग प्राइस क्या थी, वो यहाँ पे दिख रहा है, प्रीवियस क्लोज अगर आप देखोगे तो 1134.3, ये थी थर्सडे की क्लोजिंग प्राइस। ओके, फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ, कुछ ट्रेड हुआ दिन भर, ये उसका ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, दिन भर ट्रेडिंग हुई इस पे, और ये फाइनली क्लोज हुआ 1171.45, तो 37.15 रुपीज़ प्राइस बढ़ के क्लोज हुआ है ये स्टॉक, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितने स्टॉक्स ट्रेड हुए, ठीक है। हम लोग अभी यहाँ पे एनएससी का देख रहे हैं, बीएससी का भी देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये बीएससी का आ गया। अगर व्यू एनएससी पे क्लिक किया तो ये एनएससी का दिखा रहा है। यूजुअली एनएससी पे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखोगे
तो 73,91,000 स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं इस एक शेयर के, ठीक है, एनएससी एक्सचेंज पे। बीएससी का वॉल्यूम अलग रहेगा जो हम लोग देख सकते हैं। फिर है डेज हाई एंड लो। अगर आप थर्ड कॉलम देखोगे, डेज हाई एंड लो। डेज हाई एंड लो मतलब फ्राइडे के दिन ये स्टॉक की जो प्राइस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊपर गई थी और कम से कम कितनी नीचे गई थी, ये रेंज है, ठीक है। एसेंशियली हम लोग इसको डेली रेंज बोलते हैं। तो ये फ्राइडे ऊपर गया था 1186.95 तक और नीचे गया था 1154.3 तक, ठीक है। ये H/L दिख रहा है आपको, ये बेसिकली हाई और लो, ठीक है। तो ये डेली हाई एंड लो है, हम लोग अभी फ्राइडे का देख रहे हैं, ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे फोर्थ कॉलम, 52 वीक हाई एंड लो। 52 वीक मतलब क्या, एक साल, ठीक है। तो पिछले एक साल में ये स्टॉक कितना ऊपर गया था और कितना नीचे गया था, आप देख सकते हो। 1202 सॉरी, ओके, 1202.6 इतनी इसकी हाईएस्ट वैल्यू थी और लोवेस्ट वैल्यू थी 882, ठीक है। ये एक साल का रेंज दिखा रहा है। अगर आपको ग्राफ देखना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो ईयर पे, ये पूरे एक साल का ग्राफ दिखाएगा, ठीक है। ग्राफ देख के क्या लग रहा है, मतलब कोई स्टूडेंट या बच्चा भी बोल सकता है कि यार ये ग्राफ तो ऊपर जा रहा है। मतलब अगर मैंने ये स्टॉक बाय किया होता, लेट्स से यहाँ पे अक्टूबर 2022 में अगर मैंने बाय किया होता, सॉरी नॉट अक्टूबर, सितंबर, होल्ड ऑन, ये क्या है, हाँ अच्छा सॉरी, सितंबर 2022 में, तो मुझे अच्छी खासी प्रॉफिट होती है। ये यहाँ पे अराउंड 895 था, ठीक है, और आज है 1171, तो 900, 300 रुपये का प्रॉफिट है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, कूल। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है, और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख नहीं रही है, कुछ न्यूज़ वगैरह रहते हैं यहाँ पे, वो छोड़ दो। लेकिन इसके बेसिस पे मैं कैसे डिसाइड करूँ, मतलब ये तो कोई भी स्टॉक का मैं यहाँ पे अगर दे दूंगा, सपोज यहाँ पे मैंने एसबीआई दिया है तो मुझे एसबीआई का भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन उससे मैं डिसाइड कैसे करूँ ट्रेड करना है, क्या करना है, बाय करना है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग और एक वेबसाइट यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सीएल टाइप ओपन करता हूँ, मैं गूगल पे एक नया टैब ओपन कर रहा हूँ और मैं वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये मैंने गूगल सर्च किया तो जो सबसे पहली लिंक आती है अगर आप देखोगे, trendline.com, ठीक है। ये भी फ्री वेबसाइट है। हम लोग जो भी यूज़ करेंगे उसमें से कुछ भी पेड नहीं रहेगा, ठीक है, पहली बात आप समझ लो। क्योंकि आपको कोई इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको काइंड ऑफ अपना टारगेट ये है कि आप सीखो और आप खुद इन्वेस्टमेंट करो। धीरे धीरे वो ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन पहले तो सीखो आप, ठीक है। तो सीखने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ फ्री है, ओके। हाँ, यहाँ पे साइन अप वगैरह बोलता है, बट वो जस्ट एक गूगल अकाउंट से आप लॉग इन कर सकते हो, आपको काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सेस भी मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ कहीं पे भी आप पेमेंट मत करो, कुछ मत करो, ठीक है। तो हमने कौन सा स्टॉक पकड़ा है, एच सी एल टेक। क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जाके इधर एच सी एल टेक टाइप करूँगा, ठीक है। अ, आप ये समझ लो कि ये जो स्टॉक है एच सी एल टेक, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, मतलब ये कंपनी क्या है, क्या करती है, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे जाके मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। फाइन, अब आपको दिख रहा है कि ये वही स्टॉक है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दिख रही है। सारी इन्फॉर्मेशन अपने काम की रहे ना रहे, हम लोग जो काम का है वो देखेंगे, ठीक है। पहली चीज़ ये देखो, मार्केट्स एच सी एल टेक्नोलॉजी स्लैश स्लैश दिखा रहा है। सेक्टर कौन सा सेक्टर है, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, इसका मतलब ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। इंडस्ट्री आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा हमेशा, बट ऐसा हो सकता है कि सेक्टर और इंडस्ट्री में थोड़ा डिफरेंस हो। एनीवेज, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। एच एनएससी पे ये जो लिस्टेड है, इसका सिंबल है एच सी एल टेक। बीएससी पे एक नंबर होता है, बीएससी का एक कोड होता है, ठीक है। यानी कि आपको अगर ये स्टॉक एनएससी पे ट्रेड करना है तो आप उसको एच सी एल टेक करके ट्रेड करोगे, बीएससी पे करना है तो 532281 ऐसा ट्रेड होता है। लेकिन हम लोग को, मतलब हम लोग क्लाइंट्स है, राइट, तो हम लोग को इतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ नाम दे देंगे एच सी एल टेक, वो अपना जो ब्रोकर होता है वो हैंडल कर लेता है कि उसको एक्सचेंज को क्या भेजना है, ठीक है। तो आप इतना मत सोचो उसके बारे में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे देखो आप, ये क्या बता रहे हैं, पहले तो ग्रीन में है, मतलब कुछ तो पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर लेकिन गेटिंग एक्सपेंसिव, ठीक है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक, लेकिन महंगा भी होते जा रहा है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि महंगा हो रहा है मतलब क्या, स्टॉक खरीदना है कि नहीं, वो सवाल है। तो वो डिसीजन आपका है, मतलब बहुत सारी
चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे। बट यहाँ पे अपने को हिंट मिल जाती है कि करना क्या है। ठीक है, ये आप देखो, यहाँ पे तो प्राइस तो दिख रही है जो हमने पहले देख चुके हैं। यहाँ पे वॉल्यूम है 7.8 मिलियन, मतलब 78 लाख। लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये एनएससी और बीएससी का कंबाइंड वॉल्यूम है। ठीक है, टुडे बोल रहे हैं लेकिन ये एक्चुअली 11 अगस्त है, यानी कि कल का है, फ्राइडे का। ठीक है, ओके। एंड एज ऑफ 3:31 पीएम, तो मार्केट टाइमिंग्स क्या रहती है, 9:15 को चालू होता है एंड 3:30 को ख़त्म होता है। उसके पहले एक 9 बजे रहता है अपना प्री ओपनिंग सेशन, लेकिन वहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, फाइन। थोड़ा नीचे आते हैं हम लोग। हम्म, चेक, ये देखो, चेक बिफोर यू बाय, ये क्या बोल रहा है? चेक बिफोर यू बाय मतलब ये खुद ये वेबसाइट हम लोग को हिंट दे रही है कि आप बाय करने से पहले ये चीज़ देखिए। ठीक है, यहाँ पे हाई रैंक मतलब 16 चीज़ें हैं, मतलब 16 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें ये स्टॉक पॉजिटिव है, और 7 ऐसे पॉइंट्स है जिसमें ये स्टॉक नेगेटिव है। तो अगर आप रेशियो देखोगे, काफ़ी अच्छा है, 2:1 का रेशियो है। मतलब 2 पॉइंट गलत है, आई मीन नेगेटिव है तो एक, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, 2 पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो 1 पॉइंट नेगेटिव है, तो अच्छा है फिर भी। और 69.6% पास इन चेकलिस्ट, मतलब इनकी जो चेकलिस्ट है उसमें इतना 70% इसको मार्क्स मिले, आप ऐसे समझो। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा है जिसको 70% मार्क्स मिले हैं तो वो तो मतलब होशियार बच्चा है, हम लोग उसको पैम्पर करेंगे, राइट? वैसा है। तो ये स्टॉक 70% चेकलिस्ट पास कर रहा है, सो इट इज़ गुड, स्टॉक तो अच्छा है। लेकिन स्टॉक की जो करंट प्राइस है वो अच्छी है या नहीं, वो सवाल होता है हमेशा। ठीक है, मतलब कंपनी तो बड़ी है लेकिन वो कोई भी रेट में तो हम लोग खरीद नहीं सकते ना, वो चीज़ होती है। यहाँ पे देखो, चेक पीई बाय सेल जोन। पीई मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है अभी आपके लिए, कुछ तो है पीई करके कुछ है, आप ऐसे समझो। यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सेल जोन में है, 80% इंटू पी बाय सेल जोन। ठीक है, इसका मतलब अगर आप ये ब्लैक डॉट देखोगे, ये कहाँ पे है, ये रेड में जा चुका है। ठीक है, गेन्स ऑलरेडी रियलाइज्ड, मतलब जो भी इसके गेन होने चाहिए थे उतना तो स्टॉक बढ़ चुका है इनके हिसाब से। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉक और बढ़ेगा नहीं, बढ़ भी सकता है, लेकिन इनके हिसाब से तो अगर आपके पास ये स्टॉक्स है आप उसको बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लो, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स करके है, यूआर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 1 ईयर रिटर्न वर्सेस निफ्टी 50। इसका मतलब होता है पिछले एक साल में स्टॉक, इस स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। ठीक है, अब निफ्टी 50 यानी क्या, निफ्टी 50 यानी अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं ना कि टॉप 50 स्टॉक्स जो है निफ्टी एनएससी के एक्सचेंज पे, उसका जो इंडेक्स बनता है उसको हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने एक साल पहले 100 रुपये निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किए होते इंडेक्स में, ठीक है, और वही 100, मतलब और दूसरा एक 100 की नोट है सपोज, उसको इन्वेस्ट किया इस स्टॉक में, सेल टेक में। ठीक है, तो मैंने दो इन्वेस्टमेंट्स करी है, आज के तारीख में कितने रिटर्न्स मिलेंगे? नीचे देखो, ये बोल रहा है 21.7%, यानी कि एच सी एल टेक्नोलॉजी ने मुझे 21.7% रिटर्न्स दिए होते, जबकि मुझे निफ्टी 50 ने 10% रिटर्न्स दिए होते। ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल में कितने रुपए मिलेंगे, निफ्टी 50 में जो मैंने 100 रुपये डाले थे उसमें मुझे मिलेंगे रिटर्न्स 110 रुपये, रिटर्न मिलेगा, मतलब 10 रुपये प्रॉफिट हो गया। और एच सी एल में जो मैंने 100 रुपये डाले थे उसमें मुझे मिलेगा 121.7 रुपीज़, मतलब 21.7 रुपये प्रॉफिट। ठीक है, तो प्लस 11.7, मतलब एच सी एल टेक में मुझे 11% ज़्यादा रिटर्न मिला पिछले एक साल में। इसका मतलब ऐसा है कि अभी मुझे पैसा एच सी एल टेक में डालना है क्या? ज़रूरी नहीं है। अगर पिछले एक साल ने इसने 21% रिटर्न्स दिया था, तो अगले एक साल में ये 21 देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 0 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है। ठीक है, वो पूरा, मतलब इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उसके बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करेगा, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, जो भी है, मतलब उनका सेल्स कितना है, मार्केट कंडीशंस क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़, सॉरी, आगे जाते हैं, एक ये नीचे हम लोग कुछ एस्पेक्ट्स है इसको इग्नोर कर रहे हैं, ये पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे जाते हैं, एवरेज ब्रोकर टारगेट। अगर आप एवरेज ब्रोकर टारगेट देखोगे, यहाँ पे कुछ नंबर है 1214, ठीक है, 0.27। तो ये बोल रहा है कि इसका प्राइस, मतलब
एवरेज ब्रोकर, अब ब्रोकर्स कौन है? एंजल ब्रोकिंग है, फिर शेर खान है, राइट, जेरोदा है, अपस्टॉक है, एम स्टॉक है, और कुछ है, बहुत सारे, मतलब 5 पैसा है, काफ़ी सारे ब्रोकर है। कुछ बड़े ब्रोकर्स होते हैं जिनकी खुद की, ये तो मैं एक्चुअली रिटेल्स ब्रोकर के बारे में बोल रहा हूँ, इसके अलावा भी ब्रोकर्स होते हैं, मतलब रिटेल डिस्काउंट ब्रोकर्स है ये लोग। और भी बड़े बड़े मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, वो भी एक टाइप के ब्रोकर्स रहते हैं, ठीक है। अब कुछ बड़े ब्रोकर्स जो है उनकी खुद की एनालिसिस टीम होती है। कुछ लोग रहते हैं जो एक सेट ऑफ सेक्टर्स पे वो लोग रिसर्च करते रहते हैं, उनके हिसाब से कोई स्टॉक की क्या वैल्यू हो सकती है ये वो लोग बताते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, जितने भी ब्रोकर्स ने ये स्टॉक, ये जो अपना स्टॉक है एच सी एल टेक जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये स्टॉक की क्या प्राइस होगी उसका एवरेज लिया है और हम लोग को यहाँ पे बताया है, ठीक है। इनके हिसाब से इसमें अभी भी 3.66% अपसाइड बाकी है। मतलब यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक सेल करो, अगर तुम लोग प्रॉफिट में हो तो बेच दो, और ये देख के ऐसे लग रहा है कि अरे ये तो और ऊपर जाने वाला है। समझ रहे हो, क्योंकि अभी कितना है इसका वैल्यू 1171 है, ठीक है। आगे जाएगा कितना, 1214, मतलब ऐसा एग्जैक्ट नहीं रहता है कि इतना जाएगा, ये बोलते हैं कि इतना जा सकता है, ठीक है। वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा, 1200 बोला है, 1300 भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है, ठीक है, सिंपल टर्म्स में। तो ये लोग जो बोल रहे हैं वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए एक रेफरेंस है, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हो अभी कि अरे फिर मैं ऐसा पॉजिटिव भी बोल रहा हूँ, नेगेटिव भी बोल रहा हूँ, मैं ट्रेड करूँ कि नहीं? पहली बात, आपको ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है, आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप खरीद लो ये स्टॉक, 1100 है ना, ठीक है, आपको लग रहा है कि कंपनी अच्छी है, मेरे को प्राइस का तो मुझे पता नहीं बराबर है कि नहीं, सही प्राइस है कि नहीं, लेकिन कंपनी तो अच्छी है, ठीक है, आप एक स्टॉक खरीद के बैठ जाओ। कल को 1000 रुपया आया, 100 रुपया लॉस हो गया आपको, 100 क्या, 174, ठीक है। तो क्या करने का, आपने तो इन्वेस्टमेंट किया है ना। तो अगर आपके पास पैसे हैं, आप और एक स्टॉक खरीदो, आपकी एवरेज प्राइस कम हो जाएगी, आपको तो इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप क्यों सोच रहे हो कि ये स्टॉक गिरेगा तो क्या होगा, कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। अगर कोई स्टॉक आपको उसके बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है, बुक वैल्यू मतलब एक कोई प्राइस एक फैक्टर्ड इन रहती है, मतलब एक कंप्यूट की जाती है उनके हिसाब से, कंपनी का जो भी बैलेंस शीट है, बहुत कुछ फैक्टर्स देखते हैं। फिनांस, ये फिनांस वाले बहुत ज़्यादा से अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन अब हमें इतना पता होता है कि बुक वैल्यू के नज़दीक अगर आपको कोई स्टॉक मिल रहा है तो आप उसको खरीद लो, प्रोवाइडेड कंपनी अच्छी है, मतलब आपको कंपनी के बारे में नॉलेज है, कंपनी ग्रो करने वाली है, इतना आपको अगर पता है तो आप वो खरीद सकते हो स्टॉक, ठीक है। उसके बाद नीचे दिख रहा है एनालिस्ट अपग्रेड्स, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने बोला एवरेज ब्रोकर, ये ब्रोकर्स की खुद की टीम रहती है, तो एनालिस्ट्स भी रहते हैं, उनके भी रह सकते हैं, प्राइवेट भी रह सकते हैं। इन्होंने ये स्टॉक को अपग्रेड किया है, मतलब उन्होंने बोला अरे ये अच्छा स्टॉक है और बढ़ेगा, ठीक है। तो कितने लोगों ने अपग्रेड किया है? दो, मतलब लेट से पहले 10 लोग थे जो कुछ बोल रहे थे, अभी उसमें और 2 लोग जुड़ गए जो बोल रहे हैं कि अरे ये स्टॉक ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो 12 हो गया, वैसा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये जो होता है कितने शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं और उसकी क्या प्राइस है, उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया, ठीक है। एवरेज प्राइस के हिसाब से वो रहता है। इसको इग्नोर करते हैं, एनालिस्ट्स डाउनग्रेड। अच्छा, तो ये 2 लोगों ने डाउनग्रेड भी किया है, ठीक है। तो 2 लोगों ने अपग्रेड किया, 2 लोगों ने डाउनग्रेड किया, एसेंशियली ये जहाँ था वही आ गया, मतलब 10, लेट से 10 एनालिस्ट थे, उन्होंने कुछ बोला था इसको, अच्छा जो भी है, 2 लोग बढ़ गए उसमें कि अरे अच्छा है, ठीक है, तो वो 12 हो गए। अभी 2 लोग बोल रहे हैं कि अरे स्टॉक नहीं अभी परफॉर्म नहीं करेगा, अभी शायद नीचे जाएगा, तो वापस 10 लोग पे आ गए जो बोल रहे हैं परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये पी मतलब वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैंने बोला था, ये सब छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं, देखते हैं क्या है। डे रेंज, मतलब फ्राइडे को ये स्टॉक क्या रेंज में ट्रेड किया, हमने पहले थोड़ी देर पहले देख चुके हैं हम लोग, 1154 1187, ये रेंज में इसने ट्रेड किया, ठीक है। ये शायद एनएससी का दिखा रहा है। मंथली रेंज 52 वीक भी हमने देखा, यहाँ पे आप देखो ये 52 वीक रेंज है ना ये, तो ये 52 वीक रेंज जो है ये एसेंशियली, ओके, ठीक है, 1 साल की रेंज है 882 1202, ये भी हमने देख चुके हैं। यहाँ पे देखो मंथली रेंज दिखा रहा है, मतलब पिछले 1 महीने में ये क्या रेंज में ट्रेड हुआ, और ये क्वार्टरली रेंज, पिछले क्वार्टर में ये क्या रेंज में ट्रेड हुआ, बस इतना ही है। तो ये बेसिकली रेंज दिखा रहा है, जो हम लोग एक्चुअली वो ग्राफ पे भी देख सकते हैं जो हमने
यहाँ पे देखा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डे है, वीकली है, वीकली ऐसे ट्रेड हुआ था, मंथली ऐसे दिखा रहा है, 6 मंथ, ईयरली, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नीचे भी है, नीचे यहाँ पे भी ग्राफ दिखा रहा है प्राइस। ओके, यहाँ पे तो मल्टीपल ऑप्शंस है। अगर आप देखोगे पहले तो जूम जूम जो लिखा है वहाँ पे आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको एक दिन का देखना है, एक वीक का देखना है, एक मंथ का देखना है, ठीक है, 1 ईयर का देखना है। उसके अलावा आप पी सेलेक्ट कर सकते हो, ईपीएस, पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ठीक है, पीबी डिविडेंड यील्ड, ये सारे है, बट ये इसमें नहीं जाना है हम लोग को। इतना टेक्निकल पहला सेशन बनाएंगे तो आगे आप ज्वाइन भी नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सब नहीं देखना है। ओके, कूल, ये छोड़ देते हैं अभी, थोड़ा आगे जाते हैं। फाइनेंशियल्स में आप जाओगे, कुछ थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे। ये धीरे धीरे आपको देखना है, इमिडिएटली कुछ देखना नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये एक चीज़ रहती है जो इम्पोर्टेंट रहती है कि ये स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है। कैसे समझेगा? अगर कोई कंपनी है, नॉट स्टॉक, एसेंशियली कंपनी, अगर कोई कंपनी परफॉर्म कर रही है तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये ग्रो कर रही है या डिक्लाइन कर रही है? उनके रिजल्ट्स पे, राइट। तो रिजल्ट्स हमें ये देखने रहते हैं कि पिछले 2-3 साल में इनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आए हैं, एनुअल रिजल्ट्स कैसे आए, कंपेयर करना होता है कि पिछले साल इन्होंने कहाँ पे खर्चा किया, कहाँ पे इन्वेस्ट किया, कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल इन्होंने कहाँ पे खर्चा किया, इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट किया। ये सारी चीज़ें देख कर लोग डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी और बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और वो लोग डिसाइड करते हैं इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अब ये सब चीज़ हमें करना है कि हमेशा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार इन्वेस्ट करने से पहले इतना सब देखना है। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना सब देखने के लिए आपको थोड़ा नॉलेज भी लगेगा, ठीक है। फाइन। रेवेन्यू, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, फिर नेट प्रॉफिट नीचे रहेगा, नेट प्रॉफिट। ओके, तो तीन तीन एक्चुअली टर्म्स हैं जो आप समझ लो। एक होता है टर्नओवर, एक होता है रेवेन्यू जिसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और तीसरा होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो टर्नओवर क्या है? टर्नओवर उसको बोलते हैं, जैसे अभी लेट से किराना की दुकान है, वो बंदा बहुत कुछ बेच रहा है सामान, ठीक है। तो मंथली लेट से उसने 1 लाख का सामान बेच दिया एक महीने में, ठीक है। तो उसका टर्नओवर 1 लाख हो गया, लेकिन क्या उसका प्रॉफिट 1 लाख है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सामान उसने खरीदा था 50,000 का, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000, मतलब 50,000 का उसने सामान खरीदा, 1 लाख में बेचा, तो उसका टर्नओवर 1 लाख हुआ, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 50,000 थी, तो उसको प्रॉफिट हुआ 50,000। अब ये पूरा 50,000 उसका प्रॉफिट है क्या? नहीं, वो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ खर्चा भी करना पड़ा ना, मतलब वो जो उसका दुकान है, शॉप है, उसका रेंट देना पड़ता रहेगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता रहेगा, उसके यहाँ पे 1-2 लोग काम करते हैं, उनका सैलरी देना पड़ता रहेगा। तो ये सब खर्चा निकालने के बाद जो बचेगा 20-30 हज़ार, उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 3 अलग टर्म्स है। ओके, यूजुअली नेट प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उतना प्रॉफिट हो रहा है, बाकी तो खर्चा वगैरह जो भी है। टर्नओवर तो मतलब एक नंबर रहता है, टर्नओवर ज़्यादा रहेगा तो यूजुअली प्रॉफिट ज़्यादा होने की संभावना होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं पे जानबूझ के टर्नओवर बढ़ाया जाता है, लेकिन प्रॉफिट हो ना हो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये है, हम लोग अब क्या करेंगे, एचसीएल टेक। तो लेट से मुझे कोई दूसरे स्टॉक के बारे में देखना है, सपोज मुझे एसबीआई के बारे में देखना है, तो अभी मुझे रेडिफ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जब धीरे धीरे आप ये प्रोसेस करोगे, जैसे स्टॉक्स के बारे में, स्टेप 1 आपको क्या करना है, स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, स्टॉक्स के नाम जानने हैं। तो आप क्या करोगे, ये रेडिफ पे आओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है कि बीएससी पे कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, एक काम करो आप, मैं रिकमेंड करता हूँ आप एनएससी वाले स्टॉक्स पे ही काम करो, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है, देखना है कि एनएससी में आज क्या क्या स्टॉक्स टॉप गेनर है, टॉप लूजर है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, टॉप 5 स्टॉक्स ही देखो आप, एचसीएल टेक, पावर ग्रिड, ठीक है। ऐसे 2-3 स्टॉक उठाओ कोई भी, ठीक है। दूसरे ऐसे आप 1 महीना ये प्रोसेस फॉलो करो कि इसमें कौन सा स्टॉक है, क्योंकि ये लिस्ट चेंज होती रहेगी। ओके, फ्राइडे को ये टॉप गेनर्स थे, ये 5, मंडे को कोई और 5 रहेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो पहला स्टॉक है, जैसे आज हमने एचसीएल टेक उठाया, ठीक है। तो एज्यूम करो कि मंडे को यहाँ पे एसबीआई रहेगा, तो आपको उठाना है एसबीआई। अब यूजुअली एसबीआई तो सबको पता है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ, लेकिन ऐसे हो सकता है कि किसी को एसबीआई भी पता नहीं है, ठीक है। उसका काम क्या है, उठाना है ये स्टॉक, स्टॉक का नाम उठाना है, यहाँ पे जाना है ट्रेंड लाइन में, यहाँ पे जाके
SBI टाइप करो, ठीक है, तो यह आ जाएगा SBI ओवरव्यू। अब मुझे पता नहीं था SBI क्या करता है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेक्टर बैंकिंग एंड फिनांस इंडस्ट्री बैंक्स, ठीक है। तो मुझे पता चल गया है कि ये SBI जो इधर में बाज़ार में मेरे पास कोई बैंक है वो उसका स्टॉक है ये तो, ठीक है। क्या कर रहा है मुझे पता नहीं, उसका कितना प्राइस है क्या है, लेकिन यहाँ पे अब दिख रहा है मेरे को। क्या देख सकता हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अंडर रडार। अब किसके रडार में है मालूम नहीं, किसके रडार में, किसी के तो रडार में है। रडार में मतलब क्या, कि लोग इस पे नज़र जमाए बैठे हैं, ठीक है, मतलब लोग इस पे बाइंग कर रहे हैं, ओके। प्राइस क्या है 574.15, ओके। कूल 52 वीक लो ऑन फेब, ये हाँ ये एक्चुअली हमने स्किप किया थोड़ी देर पहले। यहाँ पे देखो, इसका 52 वीक लो कब था, 1 फेब 2023। 1 फेब क्या तभी बजट था क्या? ओके, तो 52 वीक लो लगाया था इसने तभी, ठीक है। इसका फ्राइडे का वॉल्यूम था 18.6 मिलियन NSE प्लस BSE कंबाइंड वॉल्यूम, ठीक है। थोड़ा नीचे जाएंगे देखेंगे हम लोग, चेक बिफोर यू बाय, 12 पॉजिटिव 13 नेगेटिव। अब ये तो प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर बोल रहा है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है रडार में है, लेकिन इधर ऐसा दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि SBI एक ऐसा स्टॉक है जो फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन अगर हिस्ट्री देखी रहेगी आपने पिछले 8-10 साल में, जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स SBI के साथ ही, फ्रॉड्स इन द सेंस लोग जो पैसा लोन लेते हैं और भाग जाते हैं, ये SBI के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। तो उसके वजह से क्या होता है, इनका NPA बढ़ जाता है। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको अगर सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊँ, तो मैंने SBI से 50 लाख का लोन लिया है, ऐसे एज्यूम करो, मुझे देंगे नहीं, लेकिन एज्यूम करो 50 लाख का लोन लिया है, और मैं वो अभी पे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भाग गया। तो SBI क्या करेगी, अभी मेरे घर पे आएंगे ये बंदे, वो पूछेंगे भाई पैसा भरो, मैं तो बोलूँगा पैसा नहीं है। तो SBI थोड़ी देर बाद बोलेंगे यार ये तो अभी भरने नहीं वाला है, तो इसको हम लोग NPA कर देते हैं, मतलब ये पैसा गया, ठीक है। तो वो लॉस हो गया, बैंक को लॉस हो गया ना, इसके वजह से ये प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत बड़ा SBI का। लेकिन फंडामेंटली SBI बहुत स्ट्रांग है एज अ स्टॉक, आप एनी टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे 12 पॉजिटिव है, 13 नेगेटिव है, 48% पास इन चेकलिस्ट। पास है मतलब बच्चा पास हो गया है, ऐसा नहीं है कि फेल हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि आउटस्टैंडिंग है, लेकिन पास लाइन पे है। कभी भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है और कभी भी फेल भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, पी रेशियो अगर आप देखोगे, प्राइस टू अर्निंग स्ट्रॉन्ग बाय जोन में 4% पे है ये, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल, आप ये ब्लैक, ओ सॉरी, फाइन, मैं उस पर क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है, उसको बैक कर दो। अगर ये आप ब्लैक डॉट देखोगे, ये ग्रीन जोन में है, इसका मतलब इसमें अपसाइड पोटेंशियल बहुत है। तो ये बोल रहा है कि भाई आप इसमें इन्वेस्ट करो, ये बहुत बढ़ने वाला है, ऐसे बोल रहे हैं ये लोग। ज़रूरी नहीं ये बढ़ेगा, बढ़ सकता है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वेबसाइट वाले बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं मैट्रिक। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है, 1 ईयर रिटर्न वर्सेस निफ्टी 50। थोड़ी देर पहले हमने जो एग्जांपल लिया था तो वहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, 11% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता था अगर मैं HCL टेक में पैसा डालता। लेकिन अगर मैंने SBI में डाला होता, तो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में मुझे 0.6% लॉस होता था, ठीक है। निफ्टी 50 के कंपैरिजन मतलब लॉस नहीं हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन निफ्टी 50 से कम हो रहा है। तो HCL टेक से तो बहुत कम हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इसका कुछ वैल्यू नहीं है। मतलब ये कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं ना कि आगे जाके क्या होने वाला है, ये तो हिस्ट्री बता रहे हैं पीछे क्या हुआ, उससे क्या लेना देना है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप जब देखोगे वेबसाइट, तो ऐसा ना हो कि अरे ये बहुत सिंपल चीज़ है और ये आपको पता नहीं है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक है। एवरेज ब्रोकर टारगेट, अब ये ब्रोकर जैसे पहले मैंने बताया, कुछ लोग, कुछ ब्रोकर्स है, उन्होंने उनके हिसाब से कुछ टारगेट दिया है, उसका ये लोग ने एवरेज निकाला है। तो यहाँ पे एवरेज है 739, मतलब स्टॉक ऊपर जा सकता है 750 तक, 800 तक, ठीक है। कब जाएगा वो पता नहीं है, इनका हर एक का अलग अलग टाइमलाइन रहता है, कोई बोलता है 1 महीने में जाएगा, कोई बोलता है 3 महीने में जाएगा, कोई 6 महीना, कोई 1 साल। तो किसी पे भरोसा मत रखो, आप अपने हिसाब से करो। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको उसका मतलब ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक लेवल मतलब सेट करो कि इतना जाने के बाद मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, दैट इज़ ओके। लेकिन ऐसा आपको डेली आके यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने स्टॉक खरीदे है अब क्या होगा देखा जाएगा, वो सब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.55, ठीक है, ये भी मीडियन है, मतलब 1.5 टाइम्स ऊपर है इसकी प्राइस बेसिकली, बुक वैल्यू को अगर कंपेयर करेंगे तो। ये जाने दे एनालिस्ट अपग्रेड, तो एक एनालिस्ट ने इसको अपग्रेड किया है, लेकिन 4 ने डाउनग्रेड किया है।
तो देखो अब ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक तरीके से। अम, ठीक है, डाउनग्रेड किया है मतलब क्या, वो नीचे जा सकता है स्टॉक, ठीक है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं ऊपर जा सकता है, तो ये सब कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। ठीक है, इसके लिए प्राइस एक्शन देखनी पड़ती है, जो टेक्निकल एनालिसिस है यहाँ पे, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये ज़रूरी है, टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है, जो हम लोग बाद में देखेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने बताया, वो बेसिकली जितने स्टॉक्स है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आ जाएगा। ये भी अपने लिए उतनी काम की नहीं है। ये कब काम की होती है, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, एक चीज़ ध्यान में रखो, 1,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन चाहिए उस कंपनी की, इतना आप समझ लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे मैंने बोला कि आपको ये यहाँ से स्टॉक उठाओ, ठीक है, मेरा एजम्पशन है कि जो अपने ऑडियंस है उनको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने कोई XYZ कंपनी उठा ली, बोलेंगे कि भाई अब मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको किसी ने दोस्त ने बोल दिया कि इसके 1 लाख स्टॉक खरीद तू, ये डबल होने वाला है, 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, तो ये भाई साहब ने क्या किया, 5 लाख का लोन लिया, ठीक है, 5 रुपए का कोई स्टॉक है, वो 1 लाख क्वांटिटी खरीद ली, और अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि 21 दिन में मेरा 10 लाख होगा, मैं 5 लाख बैंक का लोन रिटर्न कर दूंगा, 5 लाख अपने जेब में डालूंगा। तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जो कंपनी का स्टॉक 5 रुपया है, उसका आप पहले जाके मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो कितना है। ठीक है, 1 करोड़ 2 करोड़, ऐसा कोई डमी कंपनीज भी रह सकती है। तो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,000 करोड़ के नीचे है, उसकी तरफ आपको देखना भी नहीं है। ठीक है, कब देखो, जब आपने बहुत सारा पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट से, आपके पास मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, उसमें से एक छोटा चंक अगर किसी कंपनी में आपको डालना है कि ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी है जिसमें पोटेंशियल है, आपको पैसा मिलेगा, मतलब बोलते हैं ना मल्टी बैगर, जो बोलते हैं मल्टी बैगर मतलब क्या, 1 रुपये का 100 रुपया हो गया, उसको बोलते हैं मल्टी बैगर, 10 भी काफ़ी है। ठीक है, तो वो करो, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, शुरू में ये नहीं करना है। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये सब ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हम लोग स्किप कर रहे हैं, रेंजर्स तो उसमें कुछ है नहीं, तो अपन ने देख लिया राइट। डे रेंज होता है 52 वीक, मंथली, क्वार्टरली। यहाँ पे ये ग्राफ है, ये भी हमने देख चुके हैं। ठीक है, फाइनेंशियल पे जाते हैं, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ये सारे नंबर्स होते हैं। नंबर, हर एक नंबर अभी हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि अपनी पूरी ऑडियंस जो है उनको ये कुछ समझने नहीं वाला है। ठीक है, फाइन। बस आप, अब मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आप एक एक स्टॉक उठाओ, डेली एक स्टॉक उठाओ, यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत इधर उधर देख लो, फिर इसमें जो नहीं समझेगा वो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो कि अरे साहब ये क्या है। स्वाति मैम को आप पूछ सकते हैं कि मैम ये इसके ऊपर आप आंसर करो कि ये मुझे समझा नहीं है, ये चीज़ क्या होती है। तो हम लोग ट्राई करेंगे, वी एज अ टीम हम लोग ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने की। कोई चीज़ आपको नहीं समझ रही है तो वो हम एक्सप्लेन करने को ट्राई करेंगे सिंपल भाषा में, टेक्निकल में नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पे सब CA और इंजीनियर्स नहीं है, हम लोग को बहुत सर्वसाधारण भाषा में क्या होता है ये समझना है। ठीक है, अ, एक चीज़ है शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग मतलब ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अलग अलग लोग हैं ना जिनके पास स्टॉक्स है कंपनी के, तो हम लोग अभी देख रहे हैं SBI। तो SBI के स्टॉक्स प्रमोटर्स के पास रहते हैं। प्रमोटर्स मतलब जो कंपनी के ओनर्स है एक तरीके से, ठीक है, जिन्होंने कंपनी का फाउंडेशन किया है, उनके पास स्टॉक्स रहते हैं। उसके अलावा रिटेल, रिटेल मतलब हम लोग, ठीक है, अपने ऐसे काफ़ी लोग जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये लोग भी SBI के स्टॉक्स खरीद रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपना चंक उतना बड़ा नहीं होता, अपन 1%, 2%, 10% इतना ही अपना शेयर हो सकता है। ठीक है सर। FII करके कुछ रहता है, फाइनेंस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, मतलब फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, ये लोग स्टॉक्स खरीदते हैं। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, ठीक है, डोमेस्टिक मतलब जैसे अपनी LIC है फॉर एग्जांपल। तो LIC क्या करती है, हम लोग LIC में, मैंने एक LIC खरीदी, पैसा जमा कर रहे हैं, वो क्या करते हैं उन पैसे का, बैंक में डालते हैं क्या? नहीं, तो उनका एक अलग ही चलता है। ठीक है, वो लोग यूजुअली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म व्यू रहता है, तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसके अलावा और भी बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे, म्यूचुअल फंड्स है, जैसे आप ये देखोगे। ओके, ये पब्लिक है, पब्लिक मतलब हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, प्रमोटर्स। ये चार्ट, ये इसको रीड करते हैं हम लोग अभी। आप देखो 57.47% स्टॉक्स प्रमोटर्स के पास पास है, जो एक अच्छा संकेत है। ठीक है, वैसे इसके ऊपर भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी कंपनीज है 60-70% है, लेकिन 57 इज अ गुड नंबर। म्यूचुअल फंड के पास है 12.54,
FIIs जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके पास है 10.36%, पब्लिक के पास 7% है। ओके, जैसे मैंने आपको बोला 10% के ऊपर तो जाना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे, और ये है 12.3%। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है, लेट से कोई कंपनी है जिसके प्रमोटर के पास 20% शेयर है, तो आप उसमें इन्वेस्ट मत करो। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि प्रमोटर का खुद की कंपनी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब उसके पास 20% स्टॉक है, मतलब बाकी 80% स्टॉक उसने बेच दिया है। आप समझ रहे हो? उसको पता नहीं कंपनी का क्या होगा, वो पैसा लेके बैठ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। दूसरा आप ये फॉलो कर सकते हो, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स। ये क्या बोल रहे हैं, ये देखो नीचे क्या है, ये ग्राफ है ना, ग्राफ में अगर आप देखोगे ये एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ये पहला बार जो है जून 2021, सेकेंड बार है सितंबर 2021, ऐसे करते करते इधर आ चुका है। ये अभी जून 2023 का बार है। आप देखोगे ये वाला जो बार था मार्च 2023 का जो बार है, 13.03% होल्डिंग्स थी म्यूचुअल फंड की। उसके बाद अगर देखोगे तो 12.54, इसका मतलब क्या कि इस क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कम करी है। समझ रहे हो आप? ये स्टॉक में क्यों कम करी है? शायद इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, या फिर मार्केट बढ़ रहा था तो लोगों ने पैसा निकालना चालू किया होगा, तो इनको बेचना पड़ा रहेगा, जो भी रीज़न है। ठीक है, लेकिन बहुत छोटा सा नंबर है, 0.5% है, तो ठीक है। FII ने क्या किया, अब FII देखोगे 9.8, FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे, यहाँ पे 9.89% था और यहाँ पे 10.36% है। तो इन्होंने इन्होंने बेचा है, लेकिन इन्होंने बाय किया है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड का हम लोग उतना कंसिडर नहीं करेंगे। FII बाय कर रहे हैं तो वो लोग इंटरेस्टेड है। अगर कोई चीज़ बाय हो रही है, और कौन बाय कर रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट। इसका मतलब ये लोग इंटरेस्टेड है, इनको लग रहा है कि ये स्टॉक और भागेगा। भागेगा मतलब ऐसा नहीं है नेसेसरली भागेगा, मतलब इन्वेस्ट करके रखना है बस। ठीक है, अब ये होल्डिंग्स प्लेस्ड, ये समरी है वो डेटा की, FII पब्लिक जो अभी हम लोग ऊपर देख रहे थे उसकी समरी है। ठीक है, तो प्रमोटर्स प्लेस्ड, ये देखो ये होल्डिंग्स प्लेस्ड लॉ, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। प्रमोटर के पास 57 शेयर्स है। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, आपको कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जहाँ पे 20% 30% प्रमोटर्स के पास है। क्यों? उसमें ये सिग्निफाई होता है, मतलब ये दर्शाते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लो है, राइट। ऐसे भी हो सकता है कि इनके पास 57% है, लेकिन उसमें से 20-30% प्लेस्ड है। तो प्लेस्ड मतलब क्या? गिरवी रखते हैं ना हम लोग, वो स्टॉक प्लेज करके पैसा उठाएंगे, मतलब स्टॉक्स है इनके पास लेकिन प्लेज किए हुए हैं, तो उसकी कुछ गारंटी नहीं है। मतलब प्लेज किया है ये लोग, फिर बाद में डिफॉल्ट कर देंगे तो वो स्टॉक्स चले गए। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। मतलब सिर्फ यहाँ पे तो हम लोग को दिख रहा है, बट नीचे जाओ आप, यहाँ पे देखो कि प्लेज्ड में SBI का तो जीरो है। अभी SBI अच्छी कंपनी है तो ये तो ऑफकोर्स जीरो ही रहेगा, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे बड़ा नंबर है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ना बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। और बाकी ये जो नंबर्स है ये तो हमने ऊपर देखे वही नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हिस्टोरिकल, मतलब पहले के क्वार्टर के ऊपर बार चार्ट था, ये बार चार्ट था, यहाँ पे एक्चुअल नंबर्स हैं। ठीक है, फाइन। अब कुछ अपने, ठीक है, इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ते। पहले तो मेरा जो मेन मोटो था, मेन इंटेंशन था कि आपको धीरे धीरे सीखना है, धीरे धीरे स्टॉक्स के बारे में समझना है और क्या देखना है, कहाँ पे देखना है, ये मेरा इंटेंशन था आपको समझाने का। ठीक है, अब ऐसे अपने पास कुछ ऑडियंस है जिनको थोड़ा बहुत आइडिया था और उनको ये भी पता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर्स कैसे प्लेस करने हैं ये उनको नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये एक अपना एक अकाउंट है स्वाति मैम का। ओके, ये ज़ेरोदा का अकाउंट है। अब आप कोई भी ब्रोकर से ट्रेड करो, वी आर नॉट कंसर्न। ज़ेरोदा से करना है तो कमेंट्स में, नॉट कमेंट्स सॉरी, डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक रहेगी, रेफर लिंक, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन हम लोग कोई ब्रोकर को ऐसे ये नहीं कर रहे, मतलब आप कहीं पे भी अकाउंट ओपन करो, ठीक है, डज नॉट मैटर। मैं आपको जस्ट ये दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे ट्रेड करना है, देखना क्या है, ये भी लोगों को पता नहीं होता है। तो प्रोसेस प्रोसेस क्या है कि आपको कोई ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, वो ब्रोकर आपके लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करेगा, वो अपने अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके साथ वो डीमैट अकाउंट अपने आप लिंक हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। आप एक बैंक अकाउंट आपको यूज़ करना है जहाँ से आप पैसे ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, ये प्रोसेस होगी। फिर वो अकाउंट ओपन होने के बाद वो ब्रोकर आपको यूज़र नेम पासवर्ड देगा, ठीक है, जिससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। फाइन, ये हो गया। अब ये आप इग्नोर करो, मैं आता हूँ यहाँ पे ये क्या है। लेकिन ये देखो यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं आपको 1 2 3, इसको बोलते हैं वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट मतलब क्या? ऐसे स्टॉक्स जिन पे मुझे नज़र रखनी है। ठीक है, तो मैं 7th वॉच लिस्ट पे हूँ, एम्प्टी है, अभी कुछ है नहीं यहाँ पे।
और लेट से हम लोग एच सी एल टेक देखा था थोड़ी देर पहले, बराबर। तो मैं एच सी एल टेक के लिए अभी उसको बाय करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एच सी एल टेक। तो ये देखो ये दो दिखा रहा है, एन एस सी बी एस सी, ठीक है। मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। ऐड किया मैंने वॉच लिस्ट में तो आ गया। अब यहाँ पे दिखा रहा है एच सी एल टेक। यहाँ पे छोटे में एक्सचेंज भी दिखाते हैं। दोनों में प्राइस अगर आप देखोगे तो एक में 1171.45 है, दूसरे में 117.35 है, तो 10 पैसे का फ़र्क है। मैं कहाँ पे खरीदूंगा? कहीं पे भी खरीदो ना, कोई परवाह नहीं। जहाँ पे सस्ता है वहाँ पे खरीदो भाई, पैसे बचाओ, ठीक है। तो अब मैं लेट से यहाँ पे खरीदने गया, तो मैंने क्या किया, बी, ये बी मतलब बाय। अब हर ब्रोकर का यूआई जो रहता है, यूज़र इंटरफेस, थोड़ा अलग अलग रहेगा, लेकिन कंसेप्ट वही है कि ऐसा आपको कहीं पे तो वॉच लिस्ट में ऐड करना है, आपको बाय पे क्लिक करना है, ठीक है। बाय, जैसे मैंने बाय पे क्लिक किया, ये कुछ तो बॉक्स आया। अब ये बॉक्स क्या बोल रहा है? ये बॉक्स बोल रहा है बाय एच सी एल टेक एट बी एस सी। यहाँ पे देखो वन क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी चेंज करता हूँ, मुझे 100 स्टॉक्स खरीदने हैं, ठीक है। पैसे तो नहीं है उतने, लेकिन 100 स्टॉक्स खरीदने हैं, ओके। बी एस सी पे करना है, एन एस सी पे, यहाँ पे भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो जहाँ पे सस्ता रहेगा वहाँ पे मैं बाय करूँगा, तो मैंने बी एस सी सेलेक्ट किया, ओके। रेगुलर, ए एम ओ, ये देखते हैं क्या है, लेकिन रेगुलर में जाते हैं हम लोग। लॉन्ग टर्म, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही करना है भाई, आपको स्टॉक्स खरीदने हैं, वो डीमैट में जाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म, सी एन सी। अलग अलग ब्रोकर इसको अलग अलग नाम से बुलाते रहेंगे। ज़ेरोदा में इसको सी एन सी बोल रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने नीचे क्या दिया, क्वांटिटी, मुझे 100 स्टॉक्स खरीदने हैं। कौन से प्राइस पे खरीदने हैं? ये प्राइस पे खरीदने हैं, ठीक है। सॉरी, मैं लिमिट, ये अलग चीज़ था, ओके। मैं लिमिट पे ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है कि मुझे अब ये मंडे को जो ओपन होगा, ओपन मतलब मंडे को जब स्टॉक मार्केट खुलेगा, तो इसकी प्राइस 1171 नहीं रहेगी, या तो ज़्यादा रहेगी या तो कम रहेगी, या इतनी भी रह सकती है, मतलब कुछ भी रह सकती है एसेंशियली, ठीक है। तो मुझे कौन से प्राइस पे बाय करना है अभी, वो आइडियली तो मैं मार्केट ओपन के टाइम ही देखूंगा और डिसाइड करूंगा। लेकिन ऐसे हो सकता है कि मुझे मंडे को टाइम नहीं मिलने वाला है लॉगिन के लिए, और ये आज ऑर्डर्स डाल के रखने हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि कौन से प्राइस पे बाय करेंगे। अब वो तो पता नहीं, तो समझ लो, ऐसे में मुझे किसी ने बताया कि भाई ये मंडे को 1150 जाने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 1150 कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि मंडे को मुझे एच सी एल टेक के 100 स्टॉक्स खरीदने हैं 1150 के भाव पे। अब ये बाय हो जाएंगे? पता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक की प्राइस 1150 नहीं गई तो ये बाय नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अरे तो ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे मंडे को बाय करना है क्योंकि फ्राइडे को इसका रिजल्ट आने वाला है और स्टॉक बढ़ने वाला है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो क्या करें? तो आप एक काम करो, मार्केट ऑर्डर डालो। मार्केट ऑर्डर मतलब क्या, कि मंडे को मार्केट में जो भी प्राइस रहेगी, जैसे ही मार्केट ओपन होगा, अभी क्योंकि हम लोग मार्केट क्लोज है राइट, हम लोग ए एम ओ डालेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। तो जो भी प्राइस रहेगी वो प्राइस पे ये 100 स्टॉक्स बाय कर लो, कम रहेगी ज़्यादा रहेगी, आई एम नॉट कंसर्न, ठीक है। तो आप मार्केट ऑर्डर डाल सकते हो। तो इसमें डिफरेंस क्या है लिमिट और मार्केट में? लिमिट में आप डिसाइड करोगे आपको कौन से प्राइस पे स्टॉक्स ट्रेड करने हैं, ठीक है, आप डिसाइड करोगे। अब स्टॉक अगर वो प्राइस तक नहीं गया तो ये ट्रेड नहीं होगा, सिंपल। मार्केट में क्या है, जैसे ही आप ऑर्डर डालोगे ट्रेड हो जाएगा, ठीक है, ट्रेड हो जाएगा। सिर्फ इसमें एक ही कंडीशन है जहाँ पे ट्रेड नहीं हो सकता। क्या है वो कंडीशन? अगर ये स्टॉक सर्किट पे है, मतलब अगर सर्किट मतलब ऐसा कुछ होता है, एक रेंज रहती है, ठीक है, अपर लिमिट, एक अपर रेंज रहती है, एक लोअर रेंज रहती है, ठीक है। उसके नीचे स्टॉक नहीं जाएगा उस दिन के लिए, या फिर किसी प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो सर्किट अगर लगा है, ऐसे हो सकता है कि कोई भी सेलर नहीं है, सिर्फ बायर्स है, ओके, और आपने बाय ऑर्डर डाल दी मार्केट पे, तो बाय नहीं होगा बिकॉज वो सर्किट पे, ठीक है। वो छोड़ दो आप, सर्किट वाला जो कंसेप्ट है वो अलग से हम लोग देखेंगे, अब भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आप सिर्फ लिमिट और मार्केट में क्या डिफरेंस है ये समझो। अब ए एम ओ पे जाते हैं, ये स्टॉप लॉस एम पे आते हैं बाद में, लेकिन ए एम ओ मतलब क्या, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ठीक है। ये देखो ये रेगुलर ऑर्डर है लॉन्ग टर्म, मैं लेट से ऑर्डर प्लेस करता हूँ, मुझे एरर आया, क्या एरर दिखा रहा है, मार्केट्स आर क्लोज राइट नाउ, यूज जी टी टी फॉर प्लेसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्टेड। मतलब ये बोल रहा है कि भाई साहब मार्केट बंद है, आप किधर ऑर्डर डाल रहे हो? अच्छा, तो अभी ये तो प्रॉब्लम हो गया, मुझे तो मंडे ट्रेड करना है, तो मैं करूँगा ए एम ओ।
इन्होंने जीटीटी बोला था, वो अलग से देखते हैं हम लोग। जीटीटी में नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वो ज़ेरोदा स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है। तो अलग अलग ब्रोकर्स के पास वो फीचर हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए मैं वो अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी मेरे को सिर्फ आपको बाय एंड सेल बताना है, ठीक है। एएमओ, एएमओ मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो मार्केट क्लोज हो चुका है, दूसरे दिन के लिए मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। बाकी पूरा तो सेम है, ये यूआई अगर आप देखोगे सब कुछ सेम है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। ये मैं डाल के रख रख ले, ये देखो ऑर्डर प्लेस्ड, यहाँ पे मुझे ओपन ऑर्डर्स में ये ऑर्डर दिख रहा है, ठीक है। ये देखो मैंने, प्राइस ज़ीरो है बिकॉज ये मार्केट ऑर्डर है। एल टी पी ये इसका करंट प्राइस है, क्वांटिटी प्रोडक्ट सी एन सी, सी एन सी मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, मुझे बाय नहीं करने। ओके, ये ऐसे हम लोग बाय करते हैं, और जैसे ही स्टॉक्स बाय हो जाएंगे सेम प्रोसीजर है, आप उसको सेल करो, यहाँ से सेल करो या कहीं से भी, मतलब जैसे जब ये एग्जीक्यूट होगी ना ऑर्डर, तो ये दिखाएगा आपको पोजीशंस में। ओके, यहाँ पे पोजीशंस जो है यहाँ पे दिखाएगा, वो वहाँ से आप सेल कर सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर मैंने लॉन्ग टर्म बाय किया तो मैं क्या उसी दिन सेल कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपने लॉन्ग टर्म बाय किया तो आप सेम डे सेल नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा सवाल, अगर मैंने इंट्राडे बाय किया तो मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ क्या? सपोज मैंने कोई स्टॉक बाय किया इंट्राडे के लिए, लेकिन वो स्टॉक नीचे जा रहा है, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि आपको अगर कन्वर्ट करना है फ्रॉम इंट्राडे टू पोजिशनल, तो आपके पास उतने फंड्स एक्स्ट्रा होने चाहिए अपने अकाउंट में। अगर उतने फंड्स है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो। जब तक वो स्टॉक बढ़ता नहीं है आप उसको मत बेचो, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग कभी लाइव करेंगे, सिंपल ये ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए, तभी देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको आई होप ये समझ में आया रहेगा कि ऑर्डर्स कैसे प्लेस करने हैं, बाय सेल जो भी है। कौन सा स्टॉक ट्रेड करना है वो अलग चीज़ है, मैं ये HCL का तो मैंने एग्जांपल लिया है, आपको ये फॉलो नहीं करना है, ठीक है। ये आप अपना एनालिसिस करो, या अभी जस्ट लर्निंग के लिए अगर लेना है तो सस्ता वाला स्टॉक खरीदो ना। अभी जैसे सुबेक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, सुबेक्स ये सस्ता स्टॉक है, तो इसको खरीदो, 33 रुपीज़ का स्टॉक है। सीखना है आपको सॉरी, ऑर्डर्स कैसे प्लेस करने हैं वो सीखना है ना, तो आप इसको बाय करो ना, 10 स्टॉक बाय करो, इतना क्या है, मतलब आपके जाएंगे 300 रुपये, 350 रुपये, ठीक है। लर्निंग के लिए ये ठीक है, आप 1000 2000 क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? ओके, कूल, चलो ठीक है, तो आज के लिए हम लोग रुकते हैं यहीं पे। कुछ आपके डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, सजेशंस रहेंगे, फीडबैक रहेगा, आप कमेंट्स में डाल दो। और ये वीडियो अगर देखा है तो पहला वीडियो आप मतलब देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो और फॉलो करो, ताकि आप अगले वीडियोस भी देख पाओ। फॉलो इन द सेंस सब्सक्राइब यूट्यूब पे करो, ठीक है। कूल, थैंक यू।